जो भाषण था, ये जो यहाँ पब्लिक थी उसका अपना दर्द था जो असद साहब की ज़बान से बयान हुआ है। और जितनी मैंने तकरीर सुनी है वो सबसे ज़्यादा टचेबल तकरीर और इमोशनल तकरीर थी जो हर आदमी के दिल को छुई है। मुसलमान लफ्ज़ का मतलब है कि हिंदुस्तान में सबसे बुरा और बदतरीन शहरी अगर कोई है वो मुसलमान। मुस्लिम लीग हम चुनते तो हम पाकिस्तान चले जाते, भाई हमने तो खुद चुना ही और हम लोग थे जिन्होंने भारत चुना। और उसके बाद में इन लोगों ने हमें ठगा, हम कंटिन्यू इन्हें वोट देते रहे, अपने लीडर चुनते रहे। अखिलेश यादव आप हमारे लीडर, मुल्ला मुलायम सिंह हमारे लीडर, कभी कांग्रेस हमारी पार्टी थी, कभी कुछ थी, बट इन लोगों ने हमारे लिए किया कुछ नहीं। अभी अभी संभल से असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर खत्म हुई है। यहाँ पर हमारे साथ मजलिस के कुछ कार्यकर्ता है, लोग हैं, उन्होंने राकेश टिकैत पर निशाना साधा और उनके घर पर दिल्ली में जो हमला हुआ उन पर भी उन्होंने जोरदार हमला किया है। तो लोगों से जानते हैं कि कैसा लगा असदुद्दीन ओवैसी का भाषण, जो जोशीला तकरीर था, जो बेदारी वाला तकरीर था, खुद लोग जानते हैं। कैसा लगा आप लोगों को? देखिए साहब, जब भी असद साहब बोलते हैं सच बोलते हैं और सच जो है वो दिल पे लगता है। मज़ा आ गया, मजा आ गया। तो क्या अखिलेश यादव ने जो उन्होंने कहा कि वोट तो लेते कौन? मुख्यमंत्री रहे, हम नहीं जानते। जिस आदमी ने हमारे लिए कुछ काम नहीं किया हम उसको क्यों जानेंगे? आप किनको जानते हैं? जो आदमी हमारे लिए काम करने वाला है। कौन करेगा? असदुद्दीन ओवैसी करेगा, सिर्फ वही करेंगे। यकीन है, पूरा भरोसा। बिल्कुल। शौकत साहब की लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में सरकार का पाया जो बनेगा वो MIM बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो उन्होंने जो राकेश टिकैत पर कहा कि मैं उनके अब्बा भी हूँ, उनको जो जवाब दिया उन पर क्या कहेंगे? तो उन्होंने सही कहा, तो उसमें क्या बुरी बात है? अब्बा से, चाचा से इतनी परेशानी क्यों है लोगों को? क्यों परेशानी है? उनके अब्बा जो है वो। तो अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिया, हिस्सेदारी दी, मंत्रा नहीं चाहिए हमें। सरकारी नौकरी में 18% आरक्षण चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए हमें। जो है वो आप जो है वो ये नहीं कह सकते कि भाई हमने तुम्हें रिक्शा दे दी। अब इससे काम नहीं चलने वाला। अब तो रिजर्वेशन चाहिए, आरक्षण चाहिए हर जगह, स्कूलों में, कॉलेजेस में, सब जगह हमें सब कुछ चाहिए। अब बराबरी की बात है ना। चलिए आप बताइए, आपको कैसा लगा भाषण? देखिए, ये जो भाषण था, ये जो यहाँ पब्लिक थी उसका अपना दर्द था जो असद साहब की ज़बान से बयान हुआ है। हर किसी ने ऐसा समझा कि उनके घर पर अटैक हुआ कि हमारे। और जितनी मैंने तकरीर सुनी है वो सबसे ज़्यादा टचेबल तकरीर और इमोशनल तकरीर थी जो हर आदमी के दिल को छुई है। उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे का भी जिक्र किया। जी। मुजफ्फरनगर दंगे में पार्टीशन के बाद 50,000 लोग जो है विस्थापित हुए। आप देखें वहाँ कैंप में थे, इतनी बुरी हालत थी। अखिलेश यादव की सरकार थी, उन लोगों पर मुकदमे भी वापस हो गए, सही तरीके से ट्रायल भी नहीं चला पाए। ये उनकी नाकामी थी अखिलेश यादव की। तो अभी आप लोग क्या सोच समझ कर वोट करेंगे? हम ये सोच समझ के वोट करेंगे। हमें हिस्सेदारी चाहिए नौकरी में, हमें अपना हमारा परसेंटेज चाहिए। IAS PCS में जो निकलते हैं, अभी पिछली बार जब इनकी सरकार थी 21 वैकेंसी निकलती, 22 भर्ती हो गए। आप लोगों का जनाधार, MIM का जनाधार है उस ढंग से? जनाधार बिल्कुल होगा। जनाधार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारा कैडर है, पदाधिकारी सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। जनाधार बढ़ेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है हमें इस बात की। उन्होंने अतीक अहमद पर भी भाषण दिया, अतीक अहमद पर भी कहा कि प्रज्ञा ठाकुर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अतीक अहमद जो है अभी उनको सज़ा नहीं है और जब तक कोर्ट सज़ा नहीं देगा आप किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। आप ये जो भाषण था ओवैसी साहब का, दिल को छूने वाला भाषण, मैं कहूँ कि उन्होंने जो अपने तकरीर जो की थी, जो बहुत ही लोगों को छूने वाला भाषण था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या मुसलमान इतना लाचार, बेबस हो चुका है कि आप उनके सामने कुछ और नज़र नहीं आ रहा? सर देखिए, पिछले जब से आज़ादी के बाद से आज तक भी हमने अपना लीडरशिप कभी कोशिश ही नहीं की कि हम अपना कोई लीडर बना लें। हम तो जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अनाउंसमेंट किया कि भाई लखनऊ में उसका अधिवेशन था, उन्होंने कहा कि भाई अभी हमें ज़रूरत नहीं है अपनी पार्टी की। मुस्लिम लीग हम चुनते तो हम पाकिस्तान चले जाते, भाई हमने तो खुद चुना ही और हम लोग थे जिन्होंने भारत चुना। और उसके बाद में इन लोगों ने हमें ठगा, हम कंटिन्यू इन्हें वोट देते रहे, अपने लीडर चुनते रहे। अखिलेश यादव आप हमारे लीडर, मुल्ला मुलायम सिंह हमारे लीडर, कभी कांग्रेस हमारी पार्टी थी, कभी कुछ थी, बट इन लोगों ने हमारे लिए किया कुछ नहीं। हम तो हाशिए पर रख गए। आज ये नौबत है कि हम सियासी अछूत हैं। हमें तो बराबर में, तो हमारी परछाई बराबर में करने कोई तैयार ना है। आप देख लो, कोई भी मसले मसाइल उठा कर देख लो या अभी किसी भी TV डिबेट देख लो, हमारा नाम तक लेने तैयार ना है। मुसलमान शब्द से नफरत है इन लोगों को। अब ये जो अब्बा जान और चचा जान कह रहे हैं, आप इस शब्द का अर्थ क्या है? आप देखें भाई, चचा का मतलब है चचेरा, बाप का चचेरा भाई, और अब्बा का मतलब है पिताजी। तो क्या इतने बोले लफ्ज़ हैं कि आप इस पर तंज कसेंगे? क्या ये लफ्ज़, इतने अल्फाज इतने बुरे हैं कि तंज होगा इन पर? आपने कहा कि 50 साल तक किसी ने कुछ नहीं किया। मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा गया, उन्होंने मस्जिद को बचाने के लिए अपनी सरकार तक को दांव पे लगा दिया, आज ताने पड़ते हैं उनको। सर
ये वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था। अगर उन्हें अच्छा कुछ करना था तो मुसलमानों को शिक्षा में आगे करते, नौकरी देते, हमारी हिस्सेदारी देते। जब हम शिक्षित होते तो हम उनसे कहने की हमें ज़रूरत नहीं होती, हम खुद लड़ते अपनी लड़ाई। उनसे क्यों कहते? ये कहते हैं कि नहीं भाई तुम मत लड़ो, हम लड़ेंगे। अरे भाई आप क्यों लड़ोगे? हमें हाशिए पे खड़ा कर दिया, हम खुद लड़ेंगे। मतलब मुसलमान आज हाशिए पे पहुंच चुका। बिल्कुल साहब, हाशिए पे है। आप उठा के देख लो, शिक्षा में हम सबसे पीछे, रोजगार में हम सबसे पीछे। हमारी तो कोई बात ही ना करता। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लो आप, उठा है। मुसलमान लफ्ज का मतलब है कि हिंदुस्तान में सबसे बुरा और बदतरीन शहरी अगर कोई है वो मुसलमान है। तो इसको कैसे दूर किया जाएगा? देखिए सर, मेहनत कर रहे हैं। MIM जो है हिस्सेदारी की बात कर रही है। जिस दिन हमारी हिस्सेदारी होगी इंशाल्लाह हम लोग उसे दूर करेंगे। जो जो हमारी कमियां हैं उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। शिक्षा लाएंगे, नौकरियों में हिस्सा देंगे और पढ़ाई में लोगों को आगे बढ़ाएंगे। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी स्टेटस देंगे यूनिवर्सिटी को जो है, और पूरी इस पर पूरी प्लानिंग के साथ काम होगा। और जो जो कमियां मुसलमानों की इंशाल्लाह दूर करने की, मुसलमानों की नहीं, जो दलित हैं, वंचित शोषित समाज जो है सबकी, खाली मुसलमानों की बात नहीं है, सबकी कमी दूर करने की कोशिश करेंगे पूरी। और प्रयास करेंगे 10 साल 20 साल 50 साल जो भी लगे। हमारा मानना है कि भारत में सब लोग समृद्ध और सुखी हों, और ये जातिवाद, कम्युनलिज्म जो इन्होंने बढ़ा दिखाई, इसे दूर होना चाहिए। यही MIM का मकसद है, शोषित वंचित समाज को सबको एक साथ लेकर चलना है। और उन्होंने एक बात ये भी कही कि थाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस थाने में यादव का बच्चा मिल जाएगा, दलितों का बच्चा मिल जाएगा, लेकिन मुसलमान का बच्चा तो मिलेगा जरूर, लेकिन वर्दी में नहीं मिलेगा, बल्कि सेल में मिलेगा। 37% मुसलमानों का इनकाउंटर कर दिया जाता है, 30% मुसलमान जेलों में बंद हैं। इन तमाम मुद्दों पर आप लोग कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, ये रियलिटी है। आप फैक्ट है, फैक्ट चेक कर लीजिए, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इनकाउंटर होते हैं, सब 37% इनकाउंटर मुसलमानों के होते हैं। जेल में 27% से ज़्यादा हम हैं, और एजुकेशन में हम बहुत पीछे हैं। रिजर्वेशन में हम पीछे, रिजर्वेशन 18% कह के नौकरी का वादा करके सरकार में आ गए। हमें क्या ई-रिक्शा दे दिए, बात खत्म हो गई। अब सरकारें आई हैं वो तो हमारा नाम ही न लेते। अभी प्रधानमंत्री आवास का बता रहे हैं कि हमने इतने वो दे दिए, 10 आदमी के नाम भी ना गिना सके। कल ही सदर साहब ने कहा 10 आदमी के नाम गिना दो। कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें बताया कि आप ये समझ लीजिए कि 2005 से और 2021 तक, 2021 में 6 माइनॉरिटी स्टेटस दिए यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूशन को। तो भैया क्यों ना दे रहे? खाली मुसलमान ही थोड़ी माइनॉरिटी में, और भी तो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदुओं में माइनॉरिटीज़ हैं, और भी हैं, जैन भी हैं, बुद्ध भी हैं। तो आप जी जी तो चलिए आइए, तकलीफें आप लोग गिना रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या नजर आता है? देखिए, सॉल्यूशन MIM है, केवल असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी जो है केवल मुसलमानों के लीडर नहीं है, वो भारत के लीडर हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। मैं मानता हूँ कि आज़ादी के बाद से इतना बढ़िया और इतना काबिल नेता, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम अपनी आंखों से अपने सदर को देख रहे हैं। लेकिन लोग तो उनको कहते हैं कि विभाजनकारी नेता है, तोड़ने वाला नेता है। वो गलत लोगों से पता उन्हें सही, जो लोग कह रहे हैं सर, वो उन्हें सही तरीके से जानते नहीं हैं। एक बार उन्हें जान लेंगे, उन्हें समझ लेंगे, तो वो कभी ना कहेंगे। तो दुश्मन भी नहीं कहते सर, ये बात बड़ी इज्जत से देखते हैं उन्हें। वो जितने काबिल हैं, जितने पढ़े लिखे हैं, संसद रत्न से सम्मानित हैं। ऐसे नहीं हो जाता। आप उनकी डिबेट सुनिए, हर बात पर कोई बोलता है तो असदुद्दीन ओवैसी बोलता। जब मुद्दों की बात आती है, सदन में बोलने की बात आती है, तो लोग ओवैसी की तरफ को देखते हैं मुंह उठा के। उसकी कोई वजह होगी देखने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और लोग से जानते हैं, कहाँ गए आप? बताइए, आपको कैसा लगा भाषण असदुद्दीन ओवैसी का? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो भाषण था वो हकीकत पर आधारित था, और जो बातें उनके मन में थी, जो मुसलमानों के हालात हैं और दलित पिछड़े, अति पिछड़े, सबकी बात ओवैसी साहब करते हैं। और भाषण की अगर बात करें तो ओवैसी साहब की किसी बात को हम चैलेंज नहीं करना चाहेंगे, हमसे बेहतर हैं और हम उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो उन पे तो मैं बात नहीं करना चाहूँगा। उम्मीद लग रहा है कि पतंग उड़ेगी? बिल्कुल उड़ेगी भाई। 100 सीटें पे असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐलान कर चुके हैं लड़ने के लिए, और बाकी हालात तय करेंगे। 1.5 महीने के अंदर अंदर जो है हमारे जो हाईकमांड है वो तय करना शुरू कर देंगे कौन कौन सी सीटों पर हमें इलेक्शन लड़ना है, और उसका रिजल्ट आप ही देख ही रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो असदुद्दीन ओवैसी की जो जोशीली तकरीर थी, उनका कितना असर हुआ वो तो चुनाव के वक्त में पता चलेगा, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता है, जो उनके पार्टी के नेता हैं, उनमें जोश जुनून आ गया है, उनमें बेदारी आ गया। उन्होंने कहा कि 50 सालों तक हमारे घरों को तोड़ा गया, नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन अब वक्त है हमें हक लेने का। ये चुनाव हमारे ज़िंदगी और मौत का नहीं, बल्कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का भी होता है। वो जो बातें थी उनकी, वो जो धार बातें थी, चाहे राकेश टिकैत पर निशाना साधना हो, या योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव, या जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, उन तमाम पार्टियों पर उन्होंने निशाना साधा। तो ये संभल की जो आज सभा थी, रैली थी, उनका एक बड़ा असर देखने को असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा मिला।